यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। बीरा चली गई थी। आरव ने उसे बचाने के लिए जिस तरह अपनी जान की बाजी लगा दी थी, उन परिस्थितियों को देखते हुए नन्ही लड़की के पास बीरा को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बीरा के जाते ही हवा में तैरती नन्ही लड़की की आकृति अचानक जमीन पर गिर पड़ी। इतना ही नहीं, उसके हाथ में मौजूद राजदंड की चमक भी तुरंत कम हो गई। आरव हैरान रह गया। उसकी आकृति बिजली की तरह कौंधी और उसने झपटकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। इस समय उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था, जिससे वह काफी डरावनी लग रही थी। आरव अभी बोलने ही वाला था कि तभी नन्ही लड़की के गले में लटके विशाल रत्न से अचानक नीली रोशनी की एक किरण फूटी और फिर उससे एक प्रचंड शक्ति निकली जिसने आरव को तुरंत पीछे की ओर उड़ा दिया। आरव का दिमाग चकरा गया। उसे अब क्या हुआ है? नन्ही लड़की की आकृति फिर से धीरे धीरे ऊपर उठी और वह जमीन से करीब 1 मीटर ऊपर तैरने लगी। उसके हाथ में राजदंड अब भी हल्का सा चमक रहा था और वह चमक इतनी कमजोर थी कि अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता था। इसके अलावा नन्ही लड़की का रंग किसी अज्ञात कारण से और भी अधिक पीला हो गया था। नन्ही लड़की तैरते हुए आरव के पास आई और फिर थोड़ा ऊपर उठकर जमीन पर पड़े आरव को नीचे की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में साफ गुस्सा था। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और राजदंड से आरव के सिर पर हल्का सा प्रहार किया। उसने कहा, तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? उस साथी ने तुम्हारे जैसे कमजोर मूर्ख को क्यों चुना? यह कितना क्रोध दिलाने वाला है। जैसे जैसे वह बोल रही थी, उसने राजदंड से आरव के सिर पर कुछ और बार प्रहार किया और फिर राजदंड से पीले रंग की ऊर्जा की एक धारा धीरे धीरे आरव के शरीर में बहने लगी। कुछ क्षण बीतने के बाद आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और वह चिड़चिड़ी नन्ही लड़की उसके सामने हवा में तैर रही थी। उसे देखते ही आरव का चेहरा काला पड़ गया। अगर वह नन्ही लड़की की भयानक ताकत से डरा हुआ नहीं होता, तो वह वास्तव में उसे अभी एक अच्छा सबक सिखाना चाहता। वह वास्तव में पिटाई के लायक है। आरव ने अपने दिल में उठ रहे गुस्से को जबरदस्ती दबाया और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। कुछ देर बाद आरव ने अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। तो क्या तुम अपना परिचय दे सकती हो? आखिरकार हम इतने समय से साथ हैं। तुम क्या सोचती हो? उसने आरव की ओर उदासीनता से देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम अभी मुझे पीटना चाहते हो, है ना? आरव अवाक रह गया। नन्ही लड़की की आकृति अचानक आरव के पास आई और फिर उसने कहा, क्या तुम जानते हो, अगर तुमने अभी जागने पर मुझे छूने की हिम्मत की होती तो तुम निश्चित रूप से मर चुके होते। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, क्या हम सामान्य रूप से बात कर सकते हैं? नन्ही लड़की ने कुछ देर तक आरव को घूर कर देखा और फिर कहा, जो पूछना है पूछो, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं देती कि मैं तुम्हें जवाब दूंगी। आरव के मुंह के कोने फड़कने लगे। वह वास्तव में उसे मारने की इच्छा को रोक पाने की कगार पर था। आरव ने एक गहरी सांस ली, उन भयानक विचारों को दबाया और फिर कहा, क्या तुम वह सूक्ष्म भंवर हो? नहीं। आरव स्तब्ध रह गया और उसने आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव है? क्यों नहीं? नन्ही लड़की की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, इसके अलावा इसे सूक्ष्म भंवर नहीं कहा जाता। तो इसे क्या कहा जाता है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। आरव के मुंह के कोने फिर से फड़कने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने में अचानक कुछ अटक गया हो और यह वास्तव में एक असहज एहसास था।
थोड़ी देर बाद आरव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे वह बताओ जो तुम बता सकती हो। वह यह समझ चुका था कि यह नन्ही लड़की उसे अपनी उत्पत्ति और सूक्ष्म भंवर की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। भले ही तुम अधिकांश समय बहुत मूर्ख होते हो, लेकिन तुम्हारे पास भी समझदारी के क्षण होते हैं। नन्ही लड़की ने आरव को देखा और धीरे से सिर हिलाया, जबकि उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक कौंधी। जाहिर है वह आरव की स्पष्टवादिता से बहुत प्रसन्न थी। आरव फिर से अवाक महसूस करने लगा। तुम बहुत कमजोर हो। नन्ही लड़की आरव की उम्मीदों पर खरा न उतरने की असफलता पर चिढ़ी हुई लग रही थी और बोली, तुम वास्तव में बहुत कमजोर हो। तुम एक चींटी की तरह कमजोर हो। कमजोर होना तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे दुश्मन हैं। क्या तुम जानते हो कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे लिए मरना बहुत आसान है। अगर तुम मर भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंत में लोग हर दिन मर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी मौत मुझे नुकसान पहुंचाएगी, समझे? आरव ने कंधे उचकाए और कहा, तुम इतनी दुर्जय हो तो भला तुम्हें कौन मार सकता है। इसके अलावा मैंने तुम्हें अपने भीतर रहने के लिए मजबूर नहीं किया। अगर तुम चाहो तो किसी भी समय जा सकती हो। नन्ही लड़की को अपने साथ रखना वास्तव में बहुत खतरनाक था, क्योंकि वह बहुत चिड़चिड़ी थी। वास्तव में अगर वह केवल चिड़चिड़ी होती तो ठीक था, लेकिन उसकी ताकत भी चौंकाने वाली और भयानक थी। इसलिए अगर वह उसके साथ रहती तो उसे हर दिन डर में जीना पड़ता। क्या तुम जानते हो कि जिन लोगों ने भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की, वे सब मर चुके हैं। नन्ही लड़की आरव की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी और उसकी आवाज अवर्णनीय रूप से बर्फीली ठंडी थी। आरव ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर गंभीरता से कहा, सबसे पहले मैं उस पूरी मदद के लिए तुम्हारा बहुत आभारी हूं जो तुमने अब तक मुझे दी है। मैं तुम्हारी उत्पत्ति या सूक्ष्म भंवर की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानता, और मुझे लगता है कि तुम मुझे इसके बारे में बताओगी भी नहीं। मैं तुमसे उचित बातचीत करना चाहता हूँ। आखिरकार कोई तो कारण होगा कि मेरे भीतर सूक्ष्म भंवर दिखाई दिया। हालांकि ऐसा लगता है कि केवल मैं ही इस तरह सोचता हूँ। वह तुम्हारी वजह से है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, नन्ही लड़की ने उदासीन लहजे में कहा। आरव के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह करिश्मा से भी ज्यादा तर्कहीन थी। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, तो अब तुम क्या चाहती हो? नन्ही लड़की खामोश हो गई और फिर पहली बार उसके चेहरे पर एक असहज भाव की झलक दिखाई दी। कुछ समय बाद उसने आखिरकार कहा, कुछ कारणों से मैं अभी बहुत कमजोर हूं और मुझे उस सूक्ष्म भंवर में खुद को ठीक करना है जिसकी तुम बात करते हो। इसके अलावा उस सूक्ष्म भंवर ने तुम्हें चुना है और केवल तुम ही इसे पूरी तरह से अनलॉक कर सकते हो। दूसरे शब्दों में तुम समझ रहे हो ना कि मेरा क्या मतलब है? आरव पूरी तरह से अवाक महसूस कर रहा था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। बधाई हो कछुए जैसी तुम्हारी साधना की गति के कारण तुम्हें भविष्य में बहुत लंबे समय तक मेरे साथ रहने का सम्मान मिलेगा। सही है, तुम इस दौरान मेरे मुख्य रक्षक बन सकते हो और तुम मेरे दैनिक जीवन के प्रभारी होगे। यह किस तरह का चेहरा बना रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम खुद को बेहद सम्मानित महसूस नहीं कर रहे हो? नन्ही लड़की सपाट लहजे में बोली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आरव को बहुत सम्मानित महसूस करना चाहिए कि उसने उसे अपना मुख्य रक्षक बनने की अनुमति दी है। इसके अलावा उसके चेहरे के भाव स्वाभाविक थे और बिल्कुल भी बनावटी नहीं थे।
इस क्षण आरव को अंततः एहसास हुआ कि वह कितनी अभिमानी थी। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी ताकत इतनी भयानक है तो तुम्हें मेरे मुख्य रक्षक बनने की आवश्यकता ही क्यों होगी? अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए केवल एक बोझ बनूंगा, है ना? मैंने तुमसे कहा था। मैं अभी घायल हूँ। नन्ही लड़की ने भौहें सिकोड़ी और कहा, मैं यहाँ बाहर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। इसके अलावा हर बार जब मैं हमला करूंगी तो मैं बहुत लंबे समय तक गहरी नींद में सो जाऊंगी। उस मूर्ख औरत को सबक सिखाने में मेरी दिव्य ऊर्जा बहुत खर्च हो गई है, इसलिए मुझे शायद बहुत लंबे समय तक सोना होगा। मुझे जागने के लिए प्राचीन, हाँ, बैंगनी गूढ़ ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता है। इसलिए तुम्हें अपनी साधना की गति बढ़ानी होगी, समझे? तुम अभी कितनी शक्तिशाली हो? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। मैं तुम्हारे जैसे अनगिनत लोगों को मार सकती हूँ, नन्ही लड़की ने सपाट आवाज में कहा। आरव का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। मेरा इरादा सामने आने का नहीं था, लेकिन यह मदद करने के लिए था, क्योंकि मुझे तुम्हें याद दिलाना था कि तुम्हें जल्द से जल्द मजबूत बनना होगा। क्योंकि मैं महसूस कर सकती हूँ कि इस दुनिया की ऊर्जा तेजी से सूख रही है। मुझे लगता है कि वह समय दूर नहीं जब यह दुनिया एक मृत तारा बन जाएगी। तुम्हें उससे पहले सूक्ष्म भंवर के भीतर के दरवाजे के पीछे का दरवाजा खोलना होगा। मुझसे मत पूछो क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख को यह सब समझाना नहीं जानती, नन्ही लड़की ने कहा। मुझे यकीन है कि तुम जानती हो कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, फिर भी मेरी ताकत बहुत कम है। क्या तुम मदद नहीं करने वाली हो? आरव के मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वह बिना किसी संदेह के जानता था कि नन्ही लड़की अभी उसे कुछ भी बताने का इरादा नहीं रखती है। चूंकि ऐसा था, तो वह केवल कुछ लाभ ही मांग सकता था। जहां तक उन सवालों का सवाल है, सच्चाई भविष्य में निश्चित रूप से प्रकट होगी। नन्ही लड़की ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूं, क्योंकि हमारी साधना के तरीके अलग हैं। मैं दिव्य ऊर्जा की साधना करती हूं, जबकि तुम मर्त्य ऊर्जा की साधना करते हो। इसके अलावा यदि तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो तो तुम दूसरे पर कैसे निर्भर रह सकते हो? मुझे गहरी नींद में जाना है। मुझे आशा है कि जब मैं दोबारा जागूंगी तब तक तुम जीवित होगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नन्ही लड़की प्रकाश की एक किरण में बदल गई जो सीधे आरव के शरीर में प्रवेश कर गई। आरव कुछ देर के लिए वहीं सुन्न रह गया। बस इतना ही? हालांकि उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि रहस्यमय सूक्ष्म भंवर ने आखिरकार खुद का थोड़ा सा हिस्सा प्रकट कर दिया था, और अब वह उतना रहस्यमय नहीं रह गया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह अच्छी बात है या बुरी। आरव ने कुछ देर बाद अपना सिर हिलाया। भले ही वह नन्ही लड़की हो या सूक्ष्म भंवर, जबकि वे उससे गहराई से जुड़े हुए थे, वे अभी उसके लिए तत्काल मुद्दे नहीं थे। उसके लिए फिलहाल महत्वपूर्ण बातें केवल दो थीं। दिव्या को पुनर्जीवित करना और अपनी मां को बचाने के लिए दक्षिणी क्षेत्र में लौटना। बाकी सब चीजों के लिए वह उन्हें फिलहाल के लिए एक तरफ रख सकता था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। उस दिन की घटना के बाद आरव ने फिर कभी बीरा को नहीं देखा। वह जानता था कि वह उसे टाल रही है, या शायद यह कहना सही होगा कि वह उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। हालांकि इस स्थिति का सामना करते हुए आरव को काफी असहज महसूस हो रहा था, लेकिन उसने उसके चुनाव का सम्मान किया। उसे लगा कि अब उसका आन वंश में रुकना उचित नहीं है, इसलिए उसने वहां से विदा ली। आन वंश छोड़ने के बाद आरव प्राचीन नगर से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में एक खुले स्थान पर पहुंचा। वहां एक विशाल, गहरा और बिल्कुल काला गड्ढा था।
नीरव, क्या तुम पक्का जानते हो कि यह यही है? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नीरव अचानक आरव के पीछे प्रकट हुआ और बोला, मुझे यकीन है। सौम्या और जलेंद्र यहीं मारे गए थे, क्योंकि यह गहरा गड्ढा बैंगनी मेघ वज्र द्वारा बनाया गया था। दुर्भाग्य से दो प्रतिभाएं बस ऐसे ही नष्ट हो गईं। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, उनकी ताकत को देखते हुए अगर वे लाव्य का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे तो उनके लिए वहां से निकलना संभव होना चाहिए था। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने दुश्मन को कम आंका और यही कारण था कि वे लाव्य के हाथों मारे गए। अन्यथा यदि वे पीछे हटने का विकल्प चुनते तो लाव्य उनमें से अधिकतम एक को ही मार पाता। जब उसने इस बिंदु तक बात की तो आरव मुड़ा और नीरव की ओर देखते हुए कहा, नीरव, मैं जानता हूं कि तुम और बाकी सभी भाई बेहद गर्व महसूस करते हैं, लेकिन याद रखना कि तुम्हें सभी दुश्मनों को गंभीरता से लेना चाहिए। आखिरकार बहुत से लोग अपने दुश्मनों को कम आंकने और लापरवाही बरतने के कारण मर जाते हैं। समझे? जब उसने आरव को गंभीरता से बोलते देखा तो नीरव ने अपनी मुस्कान रोक ली और गंभीरता से सिर हिलाया। उसने कहा, चिंता न करें तलवार मास्टर, मैं और अन्य भाई लापरवाह नहीं होंगे और न ही अपने दुश्मनों को कम आंकेंगे। आखिरकार हम भी आपकी तरह ही हैं, हमें खून के कर्ज का बदला लेना है। अच्छा, आरव ने सिर हिलाया और फिर वह मुड़ा और उसने अपना दाहिना हाथ लहराया। एक सफेद जेड का कलश तुरंत उस गहरे गड्ढे में उतर गया। यह शिवरों की राख थी जो उस कलश के भीतर थी। आरव ने उस विशाल गहरे गड्ढे को देखा और धीमी आवाज में कहा, अब तुम अनंत काल तक अपनी सौम्या के पास रह सकते हो। मुझे आशा है कि तुम अपने अगले जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में नहीं पड़ोगे जो बदले में तुम्हें प्यार न करे। आरव थोड़ी देर तक वहां चुपचाप खड़ा रहा और फिर मुड़ा और नीरव की ओर देखा। उसने पूछा, गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स का क्या हाल है? यह सुनकर नीरव मुस्कुराया। कायांश, रजनीधर और अर्जुन को शीर्ष 10 में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। व्यावहारिक रूप से मानव योद्धाओं में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता और केवल दैत्य, नेदर और दानव जाति के योद्धा ही होंगे जिनसे निपटना कठिन होगा। हालांकि मुझे विश्वास है कि वे अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आरव ने सिर हिलाया और कहा, क्या वे भाई लौट आए हैं जिन्हें हमने जानकारी जुटाने के लिए दक्षिणी क्षेत्र भेजा था? यह सुनकर नीरव का चेहरा भारी हो गया और उसने कहा, तलवार मास्टर, हमारी वापसी की यात्रा शायद बेहद खतरनाक होगी। हमें मिली जानकारी के अनुसार जब भूत संप्रदाय, पुष्प महल और आदित्य विद्यालय ने सुना कि आपने गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो वहां से विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह निकल पड़ा है। इसके अलावा अपने संबंधित संप्रदायों को छोड़ने के बाद उनका ठिकाना अज्ञात है। इन विशेषज्ञों में सबसे कमजोर आत्मिक स्तर पर हैं और बहुत संभव है कि उनके बीच आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ भी मौजूद हों। आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ? आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तलवार संप्रदाय के बारे में क्या? तलवार संप्रदाय ने अभी तक कोई असामान्य कार्रवाई नहीं की है, नीरव ने कहा। भले ही तलवार संप्रदाय ने कोई असामान्य कदम नहीं उठाया है, लेकिन हमें इस बार वास्तव में सावधान रहना होगा, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि विनाश संघ ने दक्षिणी क्षेत्र की वापसी के रास्ते में हमें मारने के लिए हत्यारे भेजे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें आपके साथ हमारे संबंधों के बारे में पता चल गया है। अगर वे जानते हैं तो जानते हैं, आरव ने धीमी आवाज में कहा। वैसे भी मैंने कभी इसे उनसे छिपाने के बारे में नहीं सोचा था। अभी हमारे पास कितने भाई हैं? 105, नीरव ने कहा। उनमें से 80% से अधिक पहले से ही 9वें रैंक के राजा स्तर के योद्धा हैं।
ठीक है, अर्जुन, रजनीधर, कायांश, 8 अन्य भाई और मैं सभी आत्मिक स्तर पर हैं। हालांकि हमारे पास मौजूद इस थोड़ी सी ताकत के साथ सुरक्षित रूप से लौटना शायद काफी कठिन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिणी क्षेत्र लौटने के बाद हमें कहाँ जाना चाहिए। आरव ने कहा, मैंने इसके बारे में सोचा है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम दक्षिणी क्षेत्र से लगातार जानकारी जुटाना और अपनी ताकत सुधारने पर कड़ी मेहनत करना है। आखिरकार वापसी की यात्रा बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं होगी, और यदि तुम बहुत कमजोर हुए तो शायद सुरक्षित नहीं लौट पाओगे। नीरव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, चिंता न करें। मैं, नीरव, अभी मरना नहीं चाहता। मेरी नैना अभी भी दक्षिणी क्षेत्र में मेरा इंतजार कर रही है। मैं नहीं चाहता कि वह विधवा बने। नैना। आरव स्तब्ध रह गया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी पत्नी? एक तरह से नीरव ने एक चालाकी भरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हमारी औपचारिक रूप से शादी नहीं हुई है, लेकिन हमने वह सब किया है जो किया जाना चाहिए। अब हमें बस दक्षिणी क्षेत्र वापस जाना है और उसका हाथ मांगने के लिए उसके वंश के पास जाना है। वैसे तलवार मास्टर, क्या समय आने पर आप मेरे साथ वहां चल सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं है कि उसके पिता गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स के प्रथम स्थान और वर्तमान तलवार सम्राट की मदद के बावजूद मना करने की हिम्मत करेंगे। हाँ हाँ, अगर वह मना करते हैं तो भी ठीक है, आरव मुस्कुराया। अगर स्थिति खराब हुई तो हम भाई उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ हाँ, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। नीरव के जाने के बाद आरव को एक दूर स्थित पर्वत श्रृंखला मिली जिसके गहराई में एक तालाब था और तालाब के ऊपर आग का एक छोटा गोला तैर रहा था। किसी अज्ञात कारण से उस दिन ड्रैगन के रक्त को अवशोषित करने के बाद भी उसके शरीर में उसका एक बड़ा हिस्सा बचा हुआ था। इसलिए वह अब इसे पूरी तरह से अवशोषित करने का इरादा रखता था और ड्रैगन के रक्त को उसे वासना की आग से जलाने से रोकने के लिए उसने विशेष रूप से इस तालाब को साधना करने के स्थान के रूप में चुना था। धप! आरव बिना किसी हिचकिचाहट के तालाब में कूद गया और फिर उसने तुरंत अपनी गूढ़ ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर दिया और बिना किसी रोकटोक के ड्रैगन के रक्त की शेष ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। जैसे जैसे इसकी ऊर्जा उसके द्वारा लगातार अवशोषित की जा रही थी, उसकी त्वचा पर धीरे धीरे गहरा सुनहरा रंग दिखाई देने लगा था, और यह केवल उसकी त्वचा ही नहीं थी, यहाँ तक कि उसके शरीर के भीतर की नसें और हड्डियां भी गहरे सुनहरे रंग की हो गई थीं। चूंकि यह केवल शेष ऊर्जा थी, इसलिए आरव को इसका अधिकांश हिस्सा अवशोषित करने में अधिक समय नहीं लगा। हालांकि लगभग 1 घंटे बाद जिस क्षण आरव ने ऊर्जा का अंतिम अंश अवशोषित किया, अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। दहाड़! आरव के दिमाग में अचानक एक विशाल दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ गूंज उठी। एक पल में आरव का चेहरा विकृत हो गया, जबकि उसके कानों के पर्दों में तेज दर्द हुआ और उसके सातों इंद्रियों से खून बहने लगा। कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रक्त तत्व निगलने की? सुनहरी रोशनी की एक किरण चमकी और फिर आरव के सामने एक विशाल काल्पनिक सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ। वह विशाल ड्रैगन 1 किलोमीटर से अधिक लंबा था और उसने आसमान को ढक लिया था। आरव ने अपनी आंखें खोलीं और जब उसने उस विशाल सुनहरे ड्रैगन को देखा जो आसमान को घेरे हुए था, तो उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक क्रूर भाव चमका, क्योंकि यह ड्रैगन का वास्तविक शरीर नहीं था। यह उसकी आत्मा का केवल एक अंश था जो रक्त तत्व के भीतर पीछे छूट गया था। चूंकि यह केवल उसकी आत्मा का एक अवशेष था, तो वह आरव उससे क्यों डरेगा? कीड़े, तुम सच में बहुत दुस्साहसी हो। तुमने वास्तव में हमारे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन वंश के रक्त तत्व को निगलने की हिम्मत की।
क्या तुम्हें डर नहीं है कि यह तुम्हारी मानव जाति पर एक राक्षसी आपदा लाएगा? दिव्य स्वर्ण ड्रैगन ने आरव को घूर कर देखा, जबकि भयानक ड्रैगन दबाव की लहरें आरव के ऊपर तूफान की तरह छा गईं। एक तलवार इंटेंट की किरण आसमान की ओर उठी। आरव ने उग्रता से कहा, तुम केवल आत्मा के एक अवशेष हो, इसलिए तुम्हें बस आज्ञाकारी होना चाहिए और मुझे खुद को अवशोषित करने देना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव ने अचानक जमीन पर अपना दाहिना पैर पटका और तेजी से आगे बढ़ा। वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन की आत्मा के अवशेष के सामने पहुंचा और फिर उसने कहा, तलवार क्षेत्र। एक पल में आरव और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के चारों ओर अचानक एक भयानक शक्ति प्रकट हुई। तलवार क्षेत्र। यह वास्तव में तलवार क्षेत्र है। तुम आखिर कौन हो? दिव्य स्वर्ण ड्रैगन की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया और वह अनैच्छिक रूप से चिल्ला उठा। आरव स्वाभाविक रूप से उस पर अपनी सांसें बर्बाद नहीं करेगा। उसने लगातार अपनी तलवार चलाई, जिससे तलवार की अनगिनत किरणें तेजी से आगे बढ़ी और तुरंत उस विशाल दिव्य स्वर्ण ड्रैगन को तलवार की किरणों के नीचे डुबो दिया। यदि यह उसकी सामान्य तलवार किरण होती तो शायद यह उस विशाल सुनहरे ड्रैगन के विरुद्ध बेकार होती, लेकिन उसकी तलवार किरण अभी उसके तलवार क्षेत्र द्वारा बढ़ाई जा रही थी, इसलिए इसकी शक्ति अनगिनत गुना बढ़ गई थी। आह! मानव, चाहे तुम कोई भी हो, मेरा दिव्य स्वर्ण ड्रैगन वंश निश्चित रूप से तुम्हें नष्ट कर देगा और तुम्हें कभी पुनर्जन्म नहीं लेने देगा। जैसे ही वह तीखी आवाज में दहाड़ा, सुनहरी ड्रैगन की आकृति मौके पर ही बिखर गई। आरव इससे बहुत खुश हुआ और उसने उसकी ऊर्जा को अवशोषित करने में कोई संकोच नहीं किया। लगभग 2 घंटे बीतने के बाद आरव ने अपनी आंखें खोलीं और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी कसकर भींच ली। वह जोर से चिल्लाया और उसने अचानक अपनी मुट्ठी दूर से ही तालाब की ओर मारी। उसकी मुट्ठी की हरकत से एक तेज आंधी चली और वह तुरंत तालाब तक पहुंच गई। एक पल में एक विशाल धमाका गूंजा और पानी का एक स्तंभ, जो पहले वाले ड्रैगन की तरह विशाल था, आसमान में छूट गया और वह 60 मीटर से अधिक ऊपर तक गया। आरव यह दृश्य देखकर बहुत खुश हुआ। वर्तमान में उसके मुक्के की मार में कम से कम 10,000 पाउंड की ताकत थी। यह कुछ ऐसा था जो एक शिखर आत्मिक स्तर के दैत्य जंतु के पास भी नहीं था। इस क्षण उसके पास मौजूद शारीरिक शक्ति निश्चित रूप से वायुक और लाव्य दोनों से आगे निकल गई थी। लगभग ऐसा लगता है कि मेरे पास वह ड्रैगन का अंश है। अन्यथा उस दिव्य ड्रैगन के रक्त की बूंद के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मेरे पास अधिकतम 7,000 पाउंड की ताकत होती। मुझे डर है कि कुछ आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों की शारीरिक शक्ति भी मेरी तुलना में कम होगी, है ना? आरव धीमी आवाज में बोला, क्योंकि उसने तालाब में बने भंवर को देखा और उसकी आंखों में एक अघोषित खुशी दिखाई दी। अचानक आरव के चेहरे का भाव बदल गया, क्योंकि उसने तेजी से अपनी छाती की ओर देखा। उसने देखा कि वहां अचानक एक खून जैसा लाल निशान दिखाई दिया है। निशान देखते ही आरव की भौहें कसकर खींच गईं और उसने खुद से कहा, धत! अब क्या होने वाला है? आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।